we are going to discuss about bacteriophage virus. अब what are bacteriophage virus? Basically, the virus that infect bacteria. वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस. द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया. और बैक्टीरियोफेज वायरस बेसिकली कौन सा वायरस है? मैंने आपको बताया था एक सिंपल वायरस होते हैं और एक कौन से वायरस होते हैं? कॉम्प्लेक्स वायरस. तो बैक्टीरियोफेज वायरस भी कौन से वायरस में आता है? ये कॉम्प्लेक्स वायरस में आ जाता है. मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. ये 5 डिफरेंट टाइप प्रोटीन का जो है वो बना हुआ होता है. दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. हम यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर की, तो एक बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसके मेनली अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स हो जाते हैं. उसका एक हेड, एक उसका शॉर्ट कॉलर होता है और एक क्या होता है? टेल होता है. अब देखें सबसे पहले बैक्टीरियोफेज के ये जो ऊपर की तरफ आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है? ये इसका हेड है. तो हेड की अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसका हेड जो है वो हेक्सागोनल होता है. हेक्सागोनल. हेक्सागोनल का मतलब उसके 6 कॉर्नर होते हैं. मैं यहाँ पर हेड ड्रा करता हूँ. ये देखें 1 2 3 4 5 6. अब ये बैक्टीरियोफेज है और इसका ये हेड है. इस हेड के टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 6 कॉर्नर हैं. तो इसका हेड जो है वो क्या है? वो बेसिकली हेक्सागोनल होता है. और इसके हेड के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है? अलोंग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर क्या होता है? मौजूद होता है. लेकिन डीएनए इसका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा. एक ही मॉलिक्यूल होता है डीएनए का. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक मॉलिक्यूल कहाँ मौजूद होता है? वो भी इसके हेड में मौजूद होता है. हेड के नीचे इस तरह की एक और स्ट्रक्चर लगी हुई होती है और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉलर. आप यहाँ पर भी देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कॉलर कह रहे हैं. और हेड के या इसकी बॉडी के जो चारों तरफ जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को क्या कहेंगे? कैप्सिड. बेसिकली हेड ये चारों तरफ जीनोम के जो प्रोटीन है ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है कैप्सिड. इसका हेड के चारों तरफ जो प्रोटीन है, ये हेड जो है वो कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ है. फिर इसके नीचे जो है कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कॉलर बना रहे हैं. और उसके बाद हेड के बाद नीचे जो शॉर्ट कॉलर है और उसके बाद है टेल. अगर हम इसके टेल की बात करें तो इसके टेल के दरमियान में जो एक ट्यूब होती है, टेल के बिल्कुल सेंटर में एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं टेल कोर. यानी टेल के जो पार्ट्स हो गए, टेल के पार्ट में क्या होता है? एक होता है टेल कोर. टेल कोर कहाँ है? बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जो ट्यूब होती है इसके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेल कोर. बीच में एक जो नाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेल कोर. फिर टेल कोर के ऊपर जो प्रोटीन की एक कवर चढ़ा हुआ होता है, इस टेल कोर के ऊपर देखें प्रोटीन का एक कवर चढ़ा हुआ है. टेल कोर के ऊपर जो प्रोटीन का कवर चढ़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं टेल शीट. टेल कोर के ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग है उसको हम कहते हैं टेल शीट. ये टेल कोर हो गया और टेल कोर के बाद क्या हो गई? ये टेल शीट. यानी टेल के ये पार्ट हैं. टेल के सेंटर में टेल कोर होता है और टेल कोर को किसने सराउंड किया हुआ होता है? टेल कोर के चारों तरफ टेल शीट मौजूद होती है. अच्छा, टेल शीट के बाद फिर जो है वो इसके बाद यहाँ से जो नीचे से कुछ स्ट्रक्चर निकल रही होती हैं, आप इनको स्पाइक कह लें या ये टेल प्लेट. ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टेल प्लेट. ये टेल प्लेट है और टेल प्लेट से निकल रहे होते हैं फाइबर जिनको हम कहते हैं टेल फाइबर्स. ये जो यहाँ पर नीचे इसमें निकल रहे होते हैं ये टेल प्लेट, सॉरी, ये जो जगह है ये क्या है? ये टेल प्लेट है. और टेल प्लेट से क्या निकल रहे हैं? ये टेल प्लेट होती है और टेल प्लेट से निकल रहे होते हैं टेल फाइबर्स. दिस इज टेल प्लेट. और उससे टेल फाइबर्स निकल रहे होते हैं. तो टेल के अंदर क्या होता है? टेल प्लेट होता है और उससे निकल रहे होते हैं टेल फाइबर्स. कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ से भी निकल रही होती हैं जिनको हम स्पाइक कहते हैं. लेकिन मेन पार्ट जो है वो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में यही होते हैं. अगर हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में एक हेड हो गया और हेड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेड हेक्सागोनल होता है और हेड ही के अंदर जो है वो एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है. हेड के
हेड के नीचे जो है वो टेल मौजूद होती है, और वो प्रोटीन जो टेल और हेड को कंबाइन कर रहा होता है उसके सेंटर में, उसको हम कॉलर कहते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इसकी टेल होती है। टेल के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं, एक टेल कोर हो गया, एक टेल शीट हो गई, एक टेल प्लेट हो गया, और एक टेल फाइबर। इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये हमने किसको डिस्कस किया? ये हमने डिस्कस किया बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर के बाद इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे करें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे फिर इसकी लाइफ साइकिल की तरफ चलूं। जी, कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। सर जी जी, सर इसमें सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी एक और भी मतलब लाइन लिखी हुई थी बुक में। हाँ पूछें, वो लाइन जो लिखी है वही पूछ लें। The simplest virus use the enzyme of the host cell for both their protein synthesis and gene replication. The more complex one contain up to 200 genes and are capable of synthesizing through their host में structured protein and enzyme. अब देखो मिसाल के तौर पे क्या होता है कि सिंपल वायरस जो होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर ही जाकर एंजाइम बनवाते हैं, होस्ट सेल से ही एंजाइम बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं इनके पास जो है वो, उनके पास अपने भी बहुत सारे एंजाइम इनके अंदर मौजूद होते हैं। उनके अपने नहीं होते, वो होस्ट से ही बनवाते हैं। इनके पास इतने सारे जीन होते हैं कि वो होस्ट से एंजाइम बनाते हैं, और वही एंजाइम इनकी बॉडी में भी मौजूद होते हैं। अभी मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल, जब लाइटिक साइकिल बताऊंगा ना, तो उसी लाइटिक साइकिल में मैं ये चीज डिस्कस करूंगा अभी, कि इसके पास ये कॉम्प्लेक्स वायरस है, इसके पास किस तरह के वो एंजाइम मौजूद होंगे। पहले सिंपल तो उस वक्त जब बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो एंजाइम बनवाएगा, और ये तो पहले से एंजाइम बना के अपने अंदर तैयार रखता है। कैसे रखता है ये मैं भी आपको आगे बताने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। जब भी लाइफ साइकिल की बात आती है तो आप समझ जाया करें कि लाइफ साइकिल, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल की बात हो रही है तो ये किस चीज की बात हो रही है? रिप्रोडक्शन की। मतलब वो अपने नंबर्स कैसे बढ़ाता है, अपनी तादाद किस तरीके से बढ़ाता है। तो लाइफ साइकिल में भी हम क्या देखेंगे? लाइफ साइकिल में हम ये देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज किस तरीके से अपनी तादाद बढ़ाता है। जिस बैक्टीरियोफेज की हम लाइफ साइकिल देखेंगे वो T2 फेज है। बैक्टीरियोफेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, T1 फेज, T2 फेज, T3 फेज। तो इसी तरीके से जिस बैक्टीरियोफेज को हमने पढ़ा, ये जो मैंने आपको तस्वीर शो करी जिस बैक्टीरियोफेज की, ये कौन सा वाला बैक्टीरियोफेज था? ये था T2 फेज। टी यहाँ पर टी स्टैंड कर रहा है टाइप्स को, टाइप 1, टाइप 2 सॉरी, ये टाइप 2 बैक्टीरियोफेज को हम स्टडी करेंगे, जो कि बैक्टीरिया, कौन से वाले बैक्टीरिया पर अटैक करता है? जो एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया पर जो है वो अटैक करता है, ई कोलाई पर। तो देखें, जो बैक्टीरियोफेज वायरस अपनी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करता है, यानी इसमें दो तरह की लाइफ साइकिल शो करता है। अपने आप को जो अपने नंबर्स बढ़ाता है वो दो तरह से बढ़ा सकता है। एक साइकिल वो होती है जिसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं, और एक साइकिल वो होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइटिक साइकिल के बारे में, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा लाइसोजेनिक साइकिल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइटिक साइकिल को। अ वायरस रिप्रोडक्टिव साइकिल that cause the death of host cell is called लाइटिक साइकिल। मतलब लाइटिक साइकिल कौन सी साइकिल होती है? लाइटिक साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है, और उसके बाद वो क्या कर देता है? उस बैक्टीरियल सेल की डेथ काज कर देता है। ऐसी साइकिल जिसकी वजह से क्या हो? वायरस के नंबर्स बढ़े हैं और उसके साथ बैक्टीरिया की या होस्ट सेल की, क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो इसका होस्ट सेल क्या होगा? इसका होस्ट सेल होगा बैक्टीरिया। और तमाम बैक्टीरिया नहीं, कौन सा वाला बैक्टीरिया होगा? स्पेसिफिक जिस बैक्टीरिया पर अटैक करता है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया पर जो है वो अटैक करता है, तो इकोलाई बैक्टीरिया को ये क्या करेगा? उसकी डेथ काज कर देगा। तो लाइटिक साइकिल, लाइसिस का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन हो जाना, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है लाइटिक साइकिल का। A phage that is responsible for lytic cycle is called virulent phage। वो बैक्टीरियोफेज वायरस या वो फेज जो क्या काज करता है? जो लाइटिक साइकिल काज करता है उसको हम कहते हैं विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? खतरनाक। क्यों खतरनाक? क्योंकि उसने उसकी क्या कर दी? बैक्टीरियोफेज की जो है वो, सॉरी, बैक्टीरिया की जो है वो डेथ काज कर दी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लाइटिक साइकिल को देखें तो लाइटिक साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। लाइटिक साइकिल को जो है वो हम इन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अटैचमेंट हो गया, इंजेक्शन हो गया, वायरल रेप्लिकेशन हो गई, या वायरल मल्टीप्लिकेशन भी आप इसको कह सकते हो, वायरल रेप्लिकेशन या वायरल मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में है लाइसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट को।
अब अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ अटैच होना। तो अब देखो पहला स्टेप जो होगा, बात करूं अगर पहले स्टेप की, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शो कर देता हूं कि ये एक, यहाँ पर मैं शो करूं अगर, ये एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये मैंने ड्रा कर दिया है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये होस्ट है बैक्टीरियोफेज का। और इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसके रिसेप्टर्स भी बना देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो क्या है, इसकी सेल वॉल पर बैक्टीरिया को अटैच करने के जो है वो क्या मौजूद हैं, बैक्टीरिया को अटैच करने के ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। एक रिसेप्टर ये है और दूसरा रिसेप्टर ये है, तीसरा रिसेप्टर ये रिसेप्टर है, और ये है एक बैक्टीरियोफेज वायरस। अब सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, वैसे तो मैंने पहला स्टेप अटैचमेंट लिखा है, लेकिन अगर इससे पहले भी एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं लैंडिंग। सबसे पहले तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करेगा, लैंड करेगा किसके ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर। अब देखो अगर बैक्टीरियोफेज वायरस इस जगह पर लैंड करे, तो यहाँ पर इस जगह पर जहां पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, अगर इस जगह पर लैंड करेगा तो ये बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अटैच हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद नहीं है, इसके क्या मौजूद नहीं है, रिसेप्टर मौजूद नहीं है। और अगर यहाँ पर लैंड करेगा, यानी यहाँ पर आकर लैंड करेगा, तो क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा इस बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसके क्या मौजूद है, इस बैक्टीरियोफेज के रिसेप्टर मौजूद हैं। मतलब कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हर जगह अटैच नहीं हो सकता। वो अगर रिसेप्टर वाली साइड पर अगर वो लैंड करेगा, अगर रिसेप्टर वाली साइड के करीब जाएगा, तो रिसेप्टर वाली साइड ही पर सिर्फ क्या होगा, रिसेप्टर वाली साइड पर सिर्फ क्या होगा, अटैच होगा। तो अटैचमेंट में देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द बैक्टीरियोफेज वायरस यूजेस इट्स टेल फाइबर्स टू स्टिक टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ई कोलाई सेल। तो कहता है ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये क्या करता है, ये जो है वो अपने टेल फाइबर्स को क्या किसके लिए यूज करता है, बेसिकली अपने टेल फाइबर्स को यूज करता है किसके साथ अटैच होने के लिए, रिसेप्टर के साथ अटैच होने के लिए। और वो रिसेप्टर स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होने के लिए। और वो रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, वो रिसेप्टर मौजूद होते हैं इस बैक्टीरिया के जो है वो बैक्टीरिया या होस्ट जो सेल होता है, बैक्टीरिया सेल या इसको ई कोलाई सेल कह लें, ई कोलाई सेल के कहाँ मौजूद होता है, वो उसके जो है वो सेल वॉल पर मौजूद होता है। अब आप इधर देखें, मैं एक बैक्टीरियोफेज बना रहा हूँ, या फिर अगेन एक बैक्टीरियोफेज ड्रा किया है, ये मैं एक बैक्टीरियोफेज ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये देखें, ये बैक्टीरियोफेज आकर इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। मैं सेल को थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपको इजीली इसको जो है वो नजर आए आपको। मैं इसको इरेज करके दोबारा इसको ब्रॉड करके जो है वो बना रहा हूँ स्पेसिफिक, ताकि आपको ये नजर आए। अब देखें यहाँ पर मैंने एक ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और इस सेल वॉल पर क्या मौजूद है, इस सेल वॉल पर ये ब्लू कलर के जो है मैं क्या शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर के मैं ये रिसेप्टर्स जो है वो शो कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर का बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, मैं यहाँ सिर्फ एक शो कर दिया, ये रिसेप्टर। अब क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज वायरस सबसे पहले आकर यहाँ पर लैंड करेगा, और लैंड करके क्या करेगा, टेल फाइबर्स के अपने टेल फाइबर्स के जरिए अटैच हो जाएगा किसके साथ, इन रिसेप्टर के साथ। इन रिसेप्टर के साथ क्या हो गया, ये अटैच हो गया। तो इसका पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया अटैचमेंट। तो अब आपने अटैचमेंट वाले पॉइंट में क्या याद रखना है, अटैचमेंट वाले पॉइंट में ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज वायरस सेल वॉल पर हर जगह जाकर अटैच नहीं होता, सिर्फ उस जगह पर जाकर अटैच होता है जहां पर क्या मौजूद होते हैं, जहां पर उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और फिर क्या हो गया, ये अब यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब अटैचमेंट के बाद दूसरा जो स्टेप है यहाँ पर, वो है इंजेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन में अब इसने क्या करना है, बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपने डीएनए को, मिसाल के तौर पे इसके हेड के अंदर क्या है, इसके हेड में ये इसका डीएनए मौजूद है। अब क्या करना है, इसने अपने डीएनए को इंजेक्ट करना है किसके अंदर, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट करना है।
अब डीएनए को बैक्टीरिया के सेल में इंजेक्ट ये कैसे करेगा, इसको इंजेक्ट करेगा, जी जी क्वेश्चन कर रहे हो कुछ? बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है वो किस तरीके से अपने जो है वो डीएनए को जो है वो इंजेक्ट करेगा। तो अपने डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसके बीच में एक जो नाली है, उसको, इसके टेल के सेंटर में एक जो नाली है, एक जो ट्यूब है, उसको कहते हैं टेल कोर। और इसके चारों तरफ जो प्रोटीन की एक शीट मौजूद होती है। अब क्या होता है, ये प्रोटीन की शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये प्रोटीन की शीट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब प्रोटीन की शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन उससे पहले मुझे एक पॉइंट आपको और बताना था, जो मैं आपको, इन्होंने एंजाइम्स की बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं उनके पास वो कुछ एंजाइम्स ऐसे भी बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब ये अपने डीएनए को अगर इसके अंदर दाखिल करेगा, तो ये सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है, ये सेल वॉल तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, तो जब तक ये सेल वॉल टूटेगी नहीं, जब तक यहाँ से ये सेल वॉल थोड़ी सी ब्रेक डाउन नहीं होगी, तब तक ये अपना डीएनए इसके अंदर दाखिल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो उसको यहाँ से सेल वॉल को डिसोल्व करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, इनके टेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सबसे पहले जिस जगह पर बैक्टीरिया फेज वायरस अटैच होता है, यानी रिसेप्टर वाली साइड पर जहां पर वो अटैच होता है, उस जगह से ये क्या करता है, ये एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम जो इसकी सेल, इसकी टेल से रिलीज होता है बैक्टीरियोफेज की, वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, वो बेसिकली यहाँ से इसको उस जगह से एक मखसूस पॉइंट से जो है वो उस जगह से उसकी सेल वॉल को क्या कर देता है, सेल वॉल को जो है वो डिसोल्व कर देता है। वहां से सेल वॉल को क्या करेगा, सेल वॉल को इसने क्या किया, डिसोल्व कर दिया। अब इस जगह से जहां पर ये, सॉरी, ये देखिए, इसको एक मिनट में इसको थोड़ा पेन और दफा पे ले लेता हूँ। तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो इसकी सेल वॉल को क्या करने का काम करता है, जो इसकी सेल वॉल को डिसोल्व करने का काम करता है। अब इधर देखें, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और जहां से सर बैक्टीरिया, जी जी, T4 फेज बैक्टीरियोफेज को ही कह रहे हैं। हाँ बैक्टीरियोफेज को ही T4 फेज कह रहे हैं। T4 फेज बैक्टीरियोफेज की एक टाइप है, T1 T2 ये T4 है। अच्छा अब इधर देखें, जहां से इसकी टेल अटैच हुई थी, उस जगह से इसने इसकी सेल वॉल को क्या कर दिया, डिसोल्व कर दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ से। अब इस जगह से डीएनए दाखिल होगा, मगर डीएनए कैसे दाखिल होगा, जो इसकी जो टेल शीट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे ही टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये टेल कोर जो है वो किसके अंदर दाखिल हो जाएगी, वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होती हुई किसमें दाखिल हो जाएगी, सेल में। ये देखें, ये जो मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट कर दी है, ये क्या है, ये है टेल कोर। ये क्या हो गई, टेल कोर हो गई। इसके लिए मुझे थोड़ी सी वीडियो का भी यूज करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर आपको इस अपनी वीडियो भी मैं भी शो कर देता हूँ। ये आप इधर देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल टेल शीट और टेल कोर का जो है वो फंक्शन आपस में क्या होता है, कैसे टेल शीट और टेल कोर आपस में काम करते हैं। तो आप ये देखें, 1 मिनट, एक मिनट में वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ थोड़ी। मेरी वीडियो आपको, मेरी तस्वीर नजर आ रही है? Yes, sir. स्टूडेंट, मेरी तस्वीर नजर आ रही है आपको? Yes, sir. नो अब सर। देखें, नजर नहीं आ रही मेरी तस्वीर, कुछ को तो आ रही है। हाँ सर अब आ गई। अब आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है। जी सर। अब देखें, मिसाल के तौर पे मेरी फिंगर जो है वो टेल शीट हैं, और ये पेन क्या है, टेल कोर है। अब देखो टेल शीट्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, जब टेल शीट्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो टेल कोर कहाँ जा रहा है, टेल कोर अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसकी टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है तो टेल कोर कहाँ चला जाता है, यूं करके अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि क्या होता है कि इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन के अंदर बेसिकली जो है वो टेल शीट जो है वो क्या होती है, ये टेल शीट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ही टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, थ्रस्टिंग अ होलो कोर, यानी थ्रस्टिंग का मतलब किसी चीज को फोर्स के साथ अंदर की तरफ डालना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रस्टिंग। तो कहता है कि जब टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जो टेल कोर होती है वो फोर्स के साथ उसको जो है वो कहां पर चली जाती है, होलो कोर थ्रू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई वो कहां पर चली जाती है, साइटोप्लाज्म में। और इसी टेल कोर के जरिए जो इसका डीएनए होता है
वो कहाँ दाखिल हो जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए किसमें दाखिल हो गया, बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए दाखिल हो गया, यानी इंजेक्ट हो गया। एक तरीके से सिरिंज की तरह काम किया, जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन में जो वैक्सीन होती है, आप इंजेक्शन पूरा का पूरा तो आपके बॉडी में नहीं डाल दिया जाता है ना, उस इंजेक्शन के अंदर जो लिक्विड होता है, जो वैक्सीन होती है, वो सिर्फ वो डाली जाती है। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के सेल में नहीं जाएगा, इसका डीएनए जो है वो किस में चला जाएगा, बैक्टीरिया के सेल में चला जाएगा। बाकी ये प्रोटीन कहाँ रह जाएगा, प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या आ गया, बैक्टीरिया के सेल के अंदर वायरस का डीएनए क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया। ये वायरस का डीएनए इसमें आ गया और ये बैक्टीरिया का डीएनए। अब सबसे पहला काम जो है वो क्या करेगा, ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल कर लेगा। जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा तो अब ये बैक्टीरिया के डीएनए को, मतलब उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। अब ये बैक्टीरिया का डीएनए इस वायरस के डीएनए के कहने पर क्या करेगा, काम करेगा। अब वायरस का डीएनए जो है वो इसको बैक्टीरिया के डीएनए को कहेगा कि प्रोटीन और डीएनए बनाओ, प्रोटीन और डीएनए बनाओ, लेकिन अपने प्रोटीन और डीएनए ना बनाओ, मेरे वाले प्रोटीन और डीएनए बनाओ। एक तो वो प्रोटीन जो मैं बाहर छोड़कर आ गया हूं, और एक मेरा ये जो डीएनए, इसी तरीके के जो है वो आप क्या बनाओ, डीएनए जो है वो प्रोड्यूस करो। तो अब देखो, उसके बाद अब यहाँ पर वायरस की रेप्लिकेशन शुरू होगी, यानी वायरस अब यहाँ पर अपने जैसे वायरस बनाएगा। तो कहता है इनसाइड बैक्टीरियल सेल द बैक्टीरियोफेज डीएनए टेक द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट, यानी होस्ट की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, मतलब इसका जो डीएनए और इसके राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगे, उसको जो है वो कौन टेक ओवर कर लेता है, यानी उसको कंट्रोल कौन ले लेता है, ये वायरस का डीएनए उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको ऑर्डर देता है सिंथेसाइज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन, यानी वो वायरस के डीएनए और प्रोटीन बनाकर इसको दे। अब क्या होता है इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर, फिर बैक्टीरिया का सेल क्या करता है, बैक्टीरिया का सेल जो है वो वायरस ही के डीएनए बनाएगा और वायरस ही के क्या बनाएगा, वायरस ही के जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। अब मिसाल के तौर पे वायरस के प्रोटीन कैसे बनाएगा, अब वायरस के प्रोटीन 3 या 4 जो है वो अलग-अलग उसमें बनाएगा। सबसे पहले जो है वो क्या बनाएगा, वायरस के जो प्रोटीन बनाएगा, तो वायरस के प्रोटीन में हेड अलग बनाएगा, टेल अलग बनाएगा। अब इधर देखें, जैसे अगर इसने वायरस के जो प्रोटीन बनाए, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस की जब मशीनरी को बैक्टीरिया के कंट्रोल कर लिया, तो अब ये क्या बनाएगा, ये इसके सबसे पहले ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हेड के प्रोटीन बनाएगा, टेल अलैदा बनाएगा और टेल प्लेट और टेल फाइबर्स अलैदा बनाएगा। फिर क्या होगा, ये तीनों चीजें बनाकर दे देगा। फिर क्या होगा, हेड, टेल प्लेट और टेल फाइबर्स आपस में मिल जाएंगे। हेड, टेल प्लेट और टेल फाइबर्स आपस में मिल गए। जब हेड और टेल प्लेट और टेल फाइबर्स आपस में मिल जाएंगे, तो उनके मिलने से बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बन जाएगी, उनके मिलने से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो बैक्टीरियोफेज वायरस ने बाहर छोड़ दी थी। ये इस तरह से बहुत सारे जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस किसके अंदर बन जाएंगे, ये बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाएंगे बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रोटीन तो बन गया, टेल भी बन गई, हेड भी बन गया, टेल प्लेट और टेल फाइबर्स भी बन गए। अब इसमें किस चीज की कमी है, अब इसमें कमी है डीएनए की। तो वो जो वायरस का डीएनए है, वो वायरस का डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा, अपने ही जैसे नए डीएनए बनाएगा, और वायरस का डीएनए रेप्लिकेट होकर जब नए डीएनए बनाएगा, और उसके बाद ये वायरस का डीएनए इस बैक्टीरियोफेज में दाखिल हो जाएगा। अब देखें, कंप्लीट बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पर क्या हो गए, तैयार हो गए। वायरल रेप्लिकेशन में क्या हुआ, या वायरल ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, यानी एक बैक्टीरियोफेज वायरस से बहुत सारे, मैंने तो 3 बनाए, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज यहाँ पर क्या होंगे, बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये हो गई वायरल रेप्लिकेशन। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि इन बैक्टीरियोफेज वायरस ने यहाँ से बाहर निकलना है, इन बैक्टीरियोफेज वायरस ने यहाँ से क्या कहाँ निकलना है, बाहर निकलना है। वो जो बाहर निकलेंगे जिस स्टेप में, वो स्टेप होगा लाइसिस। लाइसिस में क्या होगा, ये जो डॉटर फेज बने, डॉटर फेज डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये डॉटर फेज कौन सा एंजाइम रिलीज करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करेंगे। और लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर देगा। जब बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी, तो क्या होगा, बाहर से बहुत सारा पानी बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल होगा और बैक्टीरिया का सेल फूलेगा, और फूलने के बाद क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ही वो बर्स्ट होगा, तो ये सारे बैक्टीरियोफेज कहाँ निकल जाएंगे, इधर से बाहर निकल जाएंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है, डॉटर फेज
डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। ये डायरेक्ट डॉटर फेज की जो टेल है वो क्या रिलीज करेगी, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करेगी। और लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर देगा, मतलब उसको डिसॉल्व कर देगा। विद डाइजेस्टिव सेल वॉल ऑस्मोसिस अकर। हमें पता है जब बैक्टीरिया के सेल में बहुत ज्यादा पानी जाता है तो बैक्टीरिया का सेल बर्स्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अब सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया का सेल ऑस्मोसिस की वजह से जो है वो पहले सॉइल होगा और सॉइल होके क्या हो जाएगा, फाइनली बर्स्ट हो जाएगा और 100 से लेके 200 बैक्टीरियोफेज क्या होंगे इसमें से रिलीज हो जाएंगे। इन दिस वे द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कंप्लीटेड। इस तरीके से जो है वो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अब इधर देखें, थोड़ा सा बोर्ड यूज करता हूं मैं। तो यहाँ पर जो है वो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के अंदर जो मैंने स्टेप्स बताए आपको, पहले स्टेप में क्या हुआ, ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, तमाम बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है। बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ पर जिस बैक्टीरिया पर अटैक कर रहे हैं वो बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, ई कोलाई बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर या उसकी सेल वॉल के ऊपर क्या होते हैं, सेल वॉल के ऊपर कुछ मखसूस जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये क्या मौजूद हैं, ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस जब इस बैक्टीरिया के सेल पर सबसे पहले क्या करेगा, लैंड करेगा, आकर लैंड करेगा, यानी यहाँ पर इसके करीब आएगा, इस पर उतरेगा, ऐसे लैंड करेगा। लेकिन अगर इस जगह पर लैंड करेगा तो ये अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट किस वक्त होगी, जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस इस जगह पर अटैच होगा, यानी रिसेप्टर साइट पर अटैच होगा। तो इसकी क्या होगी, इसकी जो लैंड करेगा रिसेप्टर साइट पर, तो इसकी क्या होगी, इस बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैचमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर इसने बैक्टीरिया के जो है वो रिसेप्टर पर जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो इसने लैंड कर दिया, तो क्या हो गया, अपने टेल फाइबर के साथ, यानी यहाँ पर अपने टेल फाइबर्स के साथ जो है वो क्या हो गया, वो अटैच हो गया, किसके साथ, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, रिसेप्टर्स के साथ क्या बना लेगा, एक बॉन्डिंग बना लेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। और उसके बाद इसने क्या करना है, इसके बाद इसने ये काम करना है कि अपने डीएनए को जो है वो अटैचमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अटैचमेंट भी कहेंगे, या अटैचमेंट के अलावा एक और भी लफ्ज इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। जब कोई चीज सरफेस के साथ जाकर अटैच हो जाती है तो उसको हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, जब सरफेस के साथ कोई चीज अटैच होती है, अटैचमेंट कह लें या इसको एड्सॉर्प्शन कह लें। अब दूसरा काम इसने क्या करना है, अपने डीएनए को इंजेक्ट करना है इस बैक्टीरिया के सेल में। लेकिन कैसे डीएनए को इंजेक्ट करे, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये कैसे डीएनए को अंदर दाखिल होने देगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होते हैं और वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेंगे, इस जगह से बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देंगे, यहाँ से, यानी एक छोटा सा सुराख हो जाएगा, यहाँ से बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होता है, फिर इसकी टेल शीट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है और टेल कोर जो है वो थ्रस्टिंग यानी पेनेट्रेट कर जाती है सेल के अंदर। और उसके बाद ये डीएनए जो है वो किसमें दाखिल हो गया, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। जैसे ही बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वायरस का डीएनए दाखिल होता है, यानी फेज का डीएनए दाखिल होता है, तो वो बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल में ले लेता है। यानी बैक्टीरिया का डीएनए इसका बायोसिंथेटिक मशीनरी है, इसका डीएनए या इसका जो राइबोसोम क्या है, ये इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी है। अब ये किसके कंट्रोल में आ गए, वायरस के डीएनए के कंट्रोल में आ गए। अब वायरस का डीएनए इसको मैसेज देगा कि डीएनए बनाओ और प्रोटीन बनाओ, मगर किसके डीएनए और प्रोटीन बनाओ, मेरे डीएनए और प्रोटीन बनाओ। तो ये क्या करेगा, इसको ये राइबोसोम को मैसेज आ जाएगा और राइबोसोम इसको प्रोटीन बना कर देगा। हेड अलग बनाएगा, टेल अलग बनाएगा और टेल फाइबर्स अलग बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, हेड, टेल और टेल फाइबर्स मिलके, टेल प्लेट और टेल फाइबर्स मिलके पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज वायरस के ये प्रोटीन बना दे। अब ये क्या बन गए, ये बन गए बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस। उसके बाद क्या होगा, वायरस का डीएनए रेप्लिकेट होगा, अपने जैसे दूसरे वायरस के डीएनए बनाएगा और वायरस का डीएनए भी जो है वो किसमें दाखिल हो जाएगा, इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में दाखिल होगा। और इस तरह क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब इस स्टेप में क्या हो गया, इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज वायरस की रेप्लिकेशन हो गई, यानी उसने अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लिए। अब इन बैक्टीरियोफेज ने बाहर निकलना है, यहाँ पर भी बाहर कैसे निकलेंगे, चारों तरफ तो सेल वाले। तो ये डॉटर फेज क्या रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करती है, क्या करता है, लाइसोजाइम सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, सेल वॉल खत्म कर देता है। जैसे ही सेल वॉल खत्म होती है तो क्या होता है, अगर बाहर से बहुत ज्यादा पानी दाखिल होगा सेल के अंदर
और उसके बाद सेल फूलेगा और फूलने के बाद ब्रस्ट हो जाएगा और ये सारे बैक्टीरियोफेज कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और उस तरह से ये लाइटिक साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन सबसे वाला जो लास्ट स्टेप है ना इसका, वो है लाइसिस। और उसी के नाम पर, लास्ट वाले स्टेप के नाम पर इसको जो है वो क्या नाम दे दिया गया है, इस साइकिल को नाम दे दिया गया है लाइटिक साइकिल। ये लास्ट स्टेप की वजह से इसको नाम दिया गया है लाइटिक साइकिल। तो अगर हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इसमें एमसीक्यूज के हवाले से क्या 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 क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि जो लाइटिक साइकिल कास्ट करता है, यानी जो फेज है जिसको आपकी बुक में T4 फेज है, और इसके अलावा जो है वो ये पूछा जा सकता है T4 फेज कौन से वाले बैक्टीरिया पर अटैक इन्फेक्ट करता है, तो आपको याद होना चाहिए ई कोलाई पर इन्फेक्ट करता है। तो अगर ये पूछा जा सकता है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो कौन सा एंजाइम यूज करता है, तो वो कौन सा एंजाइम यूज करता है, लाइसोजाइम। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर के बैक्टीरियोफेज वायरस क्या बैक्टीरिया की सेल वॉल के हर जगह पर अटैच हो सकता है, हर जगह पर अटैच नहीं होता, सिर्फ कहाँ पर अटैच होता है, रिसेप्टर्स पर जो है वो सिर्फ क्या होता है, अटैच होता है। एक ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। और इसके अलावा आपने जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो है वो यही जैसे स्टेप थे, ये स्टेप्स को नाम तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, अटैचमेंट आपकी बुक में इस तरह से नाम तो नहीं दिए हुए, लेकिन मेन स्टेप। और फिर दूसरी बात ये थी कि लाइटिक साइकिल को लाइटिक साइकिल नाम क्यों दिया गया है, इसके लास्ट वाले स्टेप की बेस पे लाइटिक साइकिल नाम दिया गया है, क्योंकि आखिर में बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट, एमसीक्यूज के हवाले से। या कोई ऐसा स्टेप, एक और चीज है, तस्वीर भी कोई बना के दे सकते हैं, मतलब ऐसे दिया, एक बैक्टीरियोफेज वायरस दे दिया, एक बैक्टीरिया दे दिया, उसके साथ अभी बैक्टीरियोफेज वायरस अटैच है, और आपसे पूछा जाए इस वक्त ये कौन सी स्टेप है, ऐसे सिर्फ अटैच हुआ हुआ दिखाएं तो आपको हो गया ये अटैचमेंट है। लेकिन अगर कोर अंदर जाते हुए दिखाएं और डीएनए से अंदर जाते हुए, तो पूछें ये कौन सी स्टेप है, तो कौन सा स्टेप है, तो आप बताएंगे कि ये इंजेक्शन वाला स्टेप है। और अगर इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस, एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस दिखा दें और पूछें ये कौन सा स्टेप है, तो आप कहेंगे वायरल रेप्लिकेशन का है, वायरल रेप्लिकेशन हो चुकी। और बैक्टीरिया के सेल को ऐसे बर्स्ट होता हुआ दिखाएं और उसमें से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकलते हुए दिखा दें, और आपसे पूछे जाए बताएंगे लाइटिक साइकिल का कौन सा स्टेप है, तो आपको पता होना चाहिए लाइसिस है। यानी फिगर वाला भी कोई क्वेश्चन इससे जो है वो आ सकता है। आमिर पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर ये बैक्टीरिया जो होता है ना, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और ये जो फेज वायरस है यहीं पर ही मतलब अटैच हो सकता है। तो सर बैक्टीरियल सेल पहले से इसके लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं? मतलब बैक्टीरिया के सेल के ऊपर रिसेप्टर कैसे मौजूद हैं, मतलब आप ये पूछना यस चाह सर। रहे हो कि एक बार क्वेश्चन ये करना चाह रहे हो कि बैक्टीरिया के सेल पर ही रिसेप्टर क्यों मौजूद है, हमारे सेल पर रिसेप्टर क्यों मौजूद नहीं है? सर मतलब वायरस के लिए, मतलब हर चीज के लिए सर रिसेप्टर तो अलग होते हैं ना। हाँ, तो तो सर इस पे वायरस रिसेप्टर, हाँ रिसेप्टर यहाँ भी अलग। अब कैसा, यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ, देखो ये है ना, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पर यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी टेल के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होंगे, ये किसी जगह तो इसका वजह से यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन कहीं पर अब ये रिसेप्टर हमारे किसी और जगह पर नहीं है, यहीं पर मौजूद है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद है, किसी और जगह कॉम्बिनेशन होता तो वहां पर ये अटैच हो जाता, तो इस वजह से यहीं पर अटैच होता है। और ये आप जब बात करोगे ना कि बैक्टीरिया के सेल पे ही रिसेप्टर्स क्यों आए, ये तो एक बहुत बड़ी जो समझ लें कि एक एवोल्यूशन को पूरा का पूरा जो है ना वो किस तरह वक्त के साथ साथ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक पूरा एक अलग टॉपिक है। अगर मैं आपको इसको डिस्कस करना यहाँ पर शुरू कर दूं तो इसकी केमिस्ट्री में बायोसिंथेटिसिटी कहीं किस किस चीज के अंदर फिर हम चले जाएंगे यहाँ पर। तो सर अब समझ गए सर। समझ गए ना, तो इसको इस तरह से जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिस पर जहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, ये कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स कहां पर मौजूद हैं हमारी बॉडी में? स्किन पे हमारी? नहीं, हमारी स्किन पर तो होते हैं, हमारी स्किन से थोड़ी अंदर दाखिल होता है हमारी बॉडी में। नोज में, माउथ में, लेकिन नहीं उसके जरिए तो अंदर जाता है, हाँ उसके अटैच होकर उसके जरिए अंदर चला जाता है, या ज्यादातर हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स पर करता है ना निमोनिया वगैरह, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा है इसका, जाकर काम असल वहां पे करता है ये। तो ये तो हमने जो डिस्कस किया अभी, कौन सी वाली साइकिल करी है, लाइटिक साइकिल को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टाइम जो मैं डिस्कस करूंगा वो कौन सी वाली साइकिल को डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा लाइसोजेनिक साइकिल को। अभी इतना क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा अगर मैं लाइटिक साइकिल बताना शुरू करूं, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल को फिर हम क्या करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। अच्छा एक और बात बताएं कि मैंने आपको की तो भेज दी थी ना उसकी पिछले वाले टेस्ट की,
नो सर, नहीं भेजी थी आपने। मैंने वॉइस आपको तो मैंने की नहीं भेजी है सर भेज दी आपने। भेज दी ना समझ, भेज दी है मैंने की। कब भेजी सर? ग्रुप अच्छा पे कोई है सुमन। एक एक कुछ मैं उसमें करेक्शन भी कराई थी, साइटोस्केलेटन उसमें था। अच्छा मैं कह रहा हूँ 4th चैप्टर का एक टेस्ट और ले लूं आपका? यस जी सर। सर। एक टेस्ट और लूंगा, उसके बाद फिर 5 चैप्टर का टेस्ट लूंगा। एक टेस्ट जो है मैं आपका कब लेता हूँ, मैं लेता हूँ जुम्मे वाले दिन ले लेता हूँ। जुम्मे के दिन हाँ जो है उसका गर्ल्स दोबारा एक मीटिंग। टेस्ट, जुम्मे के दिन टेस्ट लेता हूँ उसका, सही है ना? चलिए बस गर्ल्स। फिर, हाँ गर्ल्स सबने सुन लिया होगा मेरे ख्याल से। गर्ल्स सुने, अगर किसी के पास हो तो मुझे फिर से सेंड कर दीजिएगा। हाँ वो इनको दोबारा उसी ग्रुप पे दोबारा सेंड कर दीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट एक और काम किया करें, जब आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना हुआ करे ना, तो आप ग्रुप पर ही क्वेश्चन किया करें, क्योंकि ग्रुप पर क्वेश्चन करने का फायदा क्या होता है कि और दूसरे स्टूडेंट को भी ना वो चीज क्लियर हो जाती है। बाज़ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे एक स्टूडेंट ने गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से किया था, तो काफी को क्लियर हुआ होगा कि बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है कि ये मैंने भी जबकि आपको बताया कि ये डबल, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप सही तरह देखें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कुछ जगहों पर ये दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही, और आपकी बुक में भी इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैसे कहीं पर शो नहीं किया गया। चलें आज फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। कश्यप अभी आप एंटर हो रही हो, एक मिनट अभी मैं कश्यप को थोड़ा सा पहले देख लूं कि अभी इसकी जो है एंट्री हुई है, तो पहले क्लास तो पूरी खत्म हो गई। देखता हूँ इसको कश्यप ने ज्वाइन किया है या नहीं। कश्यप को एक मिनट ज्वाइन करने दें, मैं इसे पूछूं कि कहाँ पर थी इतनी देर से। कश्यप इश्तियाक हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ये ज्वाइन कर लेती हैं तो मैं जब, हाँ कश्यप आप इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रही हो, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। कहाँ थे कश्यप आप? कश्यप आपको मेरी आवाज आ रही है? कश्यप इश्तियाक आपको मेरी आवाज आ रही है? कश्यप क्लास खत्म होने वाली है, इस टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही है क्या आपको मेरी?